हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एमसीक्यू 1 है इसका, यानी पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा एमसीक्यू का। तो जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िए, समझिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आज चलिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। ओके, और यह पहला एमसीक्यू है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बट आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको और ज़्यादा यह हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बाकी यह कॉम्पिटिटिव में भी यूजफुल है, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है नर्सिंग के। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। और मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते होंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आप लोग का, तो पढ़ाई मेहनत करके हर एक चीज़ों को फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे आता है यहाँ पे तीसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, कोल्ड स्पॉन्जिंग के पानी का तापमान कितना होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी को फीवर होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं ना। ठीक है, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग का जो तापमान होना चाहिए पानी का, कितना होना चाहिए? 98 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद है 70 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है अपना ऑप्शन नंबर सी, 70 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समान अवस्था में टाइडल वॉल्यूम होता है कितना? 600 ml, 300 ml, 1000 ml, 500 ml। कह रहा है नॉर्मल अवस्था में टाइडल वॉल्यूम जो है कितना होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 500। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को कौन सा पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिग्मोइडोस्कोपी किस चीज़ का परीक्षण होता है। ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी से, और इसके परीक्षण में मरीज को कौन सा पोजीशन देकर जो है एग्जामिन करते हैं। साइड लाइंग, नी चेस्ट, सुपाइन, प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नी चेस्ट पोजीशन में सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है। ओके, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पर वैजिनल परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है। मतलब वैजिनल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सा पोजीशन दी जाती है? लिथोटोमी, सिम्स लेटरल, फाउलर पोजीशन, टेंडलबर्ग। तो मैं आपको बता दूं, वैजिनल परीक्षण के दौरान जो दिया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए, लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। एक एडल्ट के शरीर का तापमान कितना होता है? एक वयस्क का शारीरिक तापमान कितना होना चाहिए? 99 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे है, कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त का स्टोरेज डैश पर किया जाता है। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम जो ब्लड को स्टोर करके रखते हैं वह कितने टेम्परेचर पर रखेंगे? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चीज़ जो है जम जाता है, तो ये तो होगा नहीं। -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 2 से 6 सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं ब्लड को स्टोर करके। ठीक है, 7 नंबर का है, साइनोसिस का कारण क्या होता है? साइनोसिस का कारण क्या होता है? आपको पता है साइनोसिस मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन का कम होना, साइनोसिस होता है। ठीक है, रक्त में तरल की कमी, रक्त में O2 की कमी, ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में एल्बुमिन की कमी। तो मैंने अभी बता दिया कि रक्त में O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, आगे है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप द्वारा शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या कहलाती है? मतलब हम जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, जिसको आम भाषा में हम लोग जो है आला बोलते हैं, तो वह स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो जांच करते हैं मरीज का, वह जांच कौन सा तकनीक कहलाता है? परक्यूशन, ठीक है, ऑस्कुलेशन, पाल्पेशन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होता है ऑस्कुलेशन, परिश्रवण। ठीक है, जिससे ध्वनि सुनते हैं हम लोग। ओके, आगे है 9वां नंबर का है,
इंडोस्कोपिक कैथेटर का स्टेरिलाइजेशन का उपयुक्त तरीका क्या है। कह रहा है कि हम इंडोस्कोपी में भी हम लोग जो उसका कैथेटर होता है, जो उसका नली होता है, डालते हैं अंदर, तो उस नली का हम लोग कीटाणुनाशन का उपयुक्त तरीका इनमें से कौन सा है। ऑटोक्लेविंग है, हॉट एयर ओवन है, 2% ग्लूट्रिल डिहाइड है और बॉइलिंग है। तो राइट आंसर जो होगा, इंडोस्कोपी का जो कैथेटर होता है जो अंदर डाला जाता है, उस कैथेटर को स्टेरलाइज करने का उपयुक्त तरीका है कि 2% ग्लूट्रल डिहाइड के साथ आप उसे करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न गैस का प्रयोग स्टेरिलाइजेशन हेतु किया जाता है। कौन गैस का उपयोग कीटाणुनाशन के लिए किया जाता है इनमें से। नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन। तो मैं बता दूं, इनमें से जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइज के लिए वह होता है इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड। आगे है 11 नंबर है, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान मरीज को दी जाने वाली पोजीशन है। अगर हम मरीज को ब्रोंकोस्कोपी से अगर परीक्षण करते हैं तो मरीज को कौन सा जो है पोजीशन देंगे। ठीक है, फाउलर पोजीशन, नेक हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन। सबसे पहले जानिए ब्रोंकोस्कोपी क्या है। ब्रोंकोस्कोपी एक यंत्र है जो एग्जामिन करता है आपके ब्रोंकिया को। ठीक है, तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी जो होता है, ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग मरीज के गर्दन को टाइट करके सीधा रखवाते हैं। ठीक है, यानी नेक हाइपर एक्सटेंडेड। समझ गए, ऑप्शन बी। 12 नंबर है, एनोरेक्सिया का क्या अर्थ होता है। एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख की कमी, नींद ना आना, उसके बाद आपका है चेतना में कमी, संवेदना में कमी। तो एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख की कमी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक वयस्क की समान श्वसन दर रिस्पायरेशन रेट कितनी होती है। 1000 पर मिनट, 72 पर मिनट, 16 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट। तो एक एडल्ट का जो नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है वह 16 to 20 मिनट होता है, 16 से 20 मिनट। समझ गए, आगे चलते हैं। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, अपना यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रेकियोस्टोमी हेतु उपयुक्त साइट क्या है। ट्रेकियोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे ट्रेकिया में सर्जरी किया जाता है। ठीक है, यानी गर्दन के जो नेक है उसके फ्रंट साइड से चीरा लगा के एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाला जाता है ताकि मरीज अच्छे से श्वसन कर सके। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टोमी जो होता है वह जो है उपयुक्त साइट क्या है उसके लिए। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, बिटवीन 3 से 5 ट्रेकियल रिंग, 6 से 7 ट्रेकियल रिंग के बीच, 8 से 9 ट्रेकियल रिंग के बीच। तो राइट आंसर जो इसका होगा मैं बता दूं, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रेकियोस्टोमी जो किया जाता है, चीरा जो लगाया जाता है वह दूसरे और तीसरे ट्रेकियल रिंग जो होता है उसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते समय सिरिंज व नीडल त्वचा के साथ कितना कोण बनानी चाहिए। 90 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद है यहाँ पे 150 नहीं है, यह 15 डिग्री है। ठीक है, और यह 45 डिग्री है। तो राइट आंसर क्या होगा, यह 15 डिग्री होगा राइट आंसर। ठीक है, 15 डिग्री याद रखिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग शब्द का व्युत्पन्न लैटिन शब्द से हुआ है। मतलब नर्सिंग शब्द किस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिटियस से, न्यूट्रिटिवी से, और नर्चर से, और न्यूट्रोपिन से। तो राइट आंसर जो है वह न्यूट्रिटियस से हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिटियस से आपका नर्सिंग शब्द का उत्पत्ति हुआ है जो कि एक लैटिन भाषा था। 17 नंबर का है अश्वसन। अश्वसन, अश्वसन के मतलब है बिल्कुल श्वसन नहीं। ठीक है, देख लीजिए, बढ़ी हुई श्वसन दर, घटी हुई श्वसन दर, कष्ट श्वसन और श्वसन का रुक जाना। तो अश्वसन के मतलब श्वसन नहीं चल रहा है, रुक गया है, तो श्वसन का रुक जाना। ठीक है, उसके बाद है 18 है, स्निग्ध या अनुतेजक आहार को नहीं करना चाहिए। सेक कर, भून कर, उबाल कर, बघार कर। तो स्निग्ध और अनुतेजक आहार को कभी भी बघार कर नहीं करना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लेडी विथ लैम्प के रूप में जाना जाता है। मतलब किसे जो है लेडी विथ लैम्प के रूप में जाना जाता है। मदर टेरेसा को, सरोजिनी नायडू को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, रानी लक्ष्मीबाई को। तो राइट आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है।
20 नंबर का है संप्रेषण का आवश्यक तत्व क्या है। संप्रेषण का एलिमेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है, ठीक है। ए है सेंडर है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है संप्रेषण का आवश्यक एलिमेंट कौन सा है, कम्युनिकेशन का। तो देखिए कम्युनिकेशन में सेंडर भी होता है, मैसेज भी रहता है, चैनल भी उसमें होता है, यानी इनमें से सब होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है, न्यू दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, जयपुर में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मेन हेड क्वार्टर है वह आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पल्स दर में वृद्धि क्या कहलाती है। पल्स रेट में इंक्रीज होना क्या कहलाता है। एरिथेमिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, टेकीपेनिया। तो पल्स दर में, ठीक है, पल्स दर में वृद्धि जो है टेकीकार्डिया कहलाता है, और पल्स दर में कमना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस बिस्तरी घाव को रोकने के काम में नहीं लिया जाता है। एयर क्यूशन, कॉटन रिंग्स, फुट रेस्ट, वाटर मैट्रेस। देखिए एयर क्यूशन भी पीछे दबाव कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, कॉटन रिंग भी उपयोग किया जा सकता है, वाटर मैट्रेस भी उपयोग किया जा सकता है गद्दा के रूप में, लेकिन फुट रेस्ट पैर के लिए होता है, तो ये वाला अपना गलत होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब नर्सिंग प्रोसेस में एक के सिवाय सभी होते हैं, इनमें से कौन एक है जो नर्सिंग प्रोसेस में नहीं होता है। योजना होता है, आकलन होता है, परामर्श नहीं होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये अपना 20 सही इसका राइट आंसर है, ठीक है। काउंसलिंग नहीं होता है। 25 नंबर है, नियमित अंतराल में पल्स रेट का गायब होना क्या कहलाता है। पल्स डिफिसिट, साइनस पल्स, बाउंडिंग पल्स, इंटरमिटेंट पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है निम्न अंतराल में पल्स रेट का गायब होना इंटरमिटेंट पल्स कहलाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरीर पर दवाओं के शारीरिक एवं रासायनिक प्रभाव को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जो हम दवा लेते हैं, दवा का शरीर पर शारीरिक रूप से और रासायनिक रूप से प्रभाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फार्मेकोकाइनेटिक एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, फार्मेकोडाइनेमिक, और यहाँ पे है साइनरेजिक इफेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा फार्मोडाइनेमिक, ठीक है, फार्मोडाइनेमिक होता है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। गर्म पानी के थैले का अनुपयोग करते समय पानी का तापमान कितना रखना चाहिए। यानी हॉट एप्लीकेशन देने में जो तापमान पानी का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ऊपर में कोल्ड का भी बताएं। अब हॉट का जो होना चाहिए 110 से 15 फारेनहाइट, 120 से 49 फारेनहाइट, 95 से 100 फारेनहाइट, 105 से 10 फारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा 110 से 15 फारेनहाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, फाउलर पोजीशन का प्रयोग कब किया जाता है, किसके उपचार के लिए। कमर दर्द के लिए गलत, पेट दर्द के लिए गलत, ठीक है, श्वसन तकलीफ के लिए सही, सिर दर्द के लिए गलत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वास में तकलीफ के समय ये करते हैं, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है। एपनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोएक्सेमिया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सिया कहलाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है यहाँ पे आज फंडामेंटल का, देख लीजिए। एपिकल एवं रेडिकल पल्स के अंतर को क्या कहते हैं। एपिकल और रेडिकल पल्स के अंतर को क्या कहते हैं। रिदम डिफिसिट, ठीक है, हार्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स डिफिसिट। तो इसका राइट आंसर होगा एपिकल और रेडिकल पल्स के अंतर को पल्स डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हम आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर पढ़ें। यह MCQ का आपका वीडियो नंबर 1 था। इसके बाद जो है आपको आएगा वीडियो नंबर इसका 2 अगले वीक में, ठीक है। तब तक मैं ये ज़रूर कहूँगा आप लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान उतना ही दें, और ऑब्जेक्टिव वीडियो से प्रैक्टिस करें, और सब्जेक्टिव का खुद से तैयारी करें। और चैनल पर प्लेलिस्ट में दिया भी है सब्जेक्टिव, जो वीडियो जो न समझ में आए आप वीडियो से देख लीजिए, ठीक है।